हेलो। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायनेमो या जनरेटर किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, इसके सचित्र वर्णन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी त्रैमासिक त्रैमासिक एग्जाम में भी आया था और फाइनल एग्जाम में भी आने के 100% चांसेस रहते हैं इसकी, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने चित्र बना हुआ है पूरा, इस चित्र को हम अभी समझाएंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि डायनेमो, हमारा आज का टॉपिक है डायनेमो। डायनेमो कहते किसे हैं? आपने देखा होगा अक्सर शादी विवाहों में आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर लगाए जाते हैं, देखा है। लाइट चली जाती है क्या लगाते हैं? जनरेटर लगाते हैं। और मतलब बड़ी बड़ी जगह जहाँ जैसे सिग्नल वगैरह सिग्नल प्रेषित करने के लिए जो टावर वगैरह होते हैं उनमें भी लाइट चली जाती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? जनरेटर स्टार्ट हो जाता है ना। कहीं कहीं आपने बैंकों में देखा होगा, बड़ी बड़ी बैंकें हैं होती हैं जो, जैसे एसबीआई है और भी बैंकें हैं, वहाँ पे यदि आपकी लाइट वगैरह चली जाती है तो वहाँ पे भी जनरेटर चालू कर देते ताकि काम जो सुचारू रूप से चलता रहे, है ना। तो वही डायनेमो है। वही क्या है? वो जनरेटर को ही हम इस मतलब फिजिक्स की भाषा में डायनेमो कहते हैं और अपनी भाषा में कहते हैं हम जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर। लेकिन सही नाम होता है उसका जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर को फिजिक्स की भाषा में डायनेमो कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायनेमो कहते किसे, डायनेमो की परिभाषा आप किस प्रकार दोगे, है ना। तो डायनेमो एक ऐसी युक्ति है या वह उपकरण है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, डायनेमो कहलाता है। याद करते जाओ साथ में, डायनेमो क्या है? डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। देखो, परिवर्तित करना बदलना एक ही बात है। अपने आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बुक्स की भाषा लिखो। समझ में आ रही क्या हो रहा है आज ये? है कैसा नहीं? क्या? उठो वहां से, इधर आओ जल्दी। टाइम नहीं है, जल्दी आओ इधर आओ। आप इधर आओ उठ के जल्दी, टाइम नहीं लगा। इधर बैठो, आप उठो वहां से, उठो। ऐसे ही हो उधर उस साइड, जल्दी, ऐसे ही, ठीक है। तो डायनेमो क्या है? डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। अब ये जो डायनेमो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और दूसरा क्या होता है? डिस्ट धारा डायनेमो, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में हमें उसी के बारे में अध्ययन करना है। प्रत्यावर्ती धारा वही होती है जो धारा हमारे घरों में बहती है, जो लाइट हमारे घरों में आती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और जो लाइट तुम्हें सेल या बैटरी से मिलती है वो क्या कहलाता है? डीसी जनरेटर, वो सॉरी डीसी यानी डायरेक्ट करंट। क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट, या हिंदी में बोलते हैं उसको डिस्ट धारा। क्या बोलते हैं? डिस्ट धारा। आपने देखा होगा प्रत्यावर्ती धारा बहुत खतरनाक होती है। जैसे हमारे घरों में धारा है तो वो कितनी खतरनाक होती है कि नहीं? वो जब इसको लगती है तो वही जानता है कैसी लगती है ना। और जबकि हम सेल या बैटरी वाली धारा की बात करें तो जैसे आप सेल से कोई धारा लेते हो, सेल से बल्ब जलाते हो तो बल्ब तो जल जाता है। अगर आप उसके तार को, जैसे सेल से आपने कोई तार जोड़ दिया और एक बल्ब से जोड़ दिया तो बल्ब तो जल जाएगा, लेकिन उस तार को आप छुओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। नहीं लगता ना, क्योंकि वो क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट होता है, ठीक है। वो किसी उपकरण के माध्यम से नहीं गुजरता है, और जबकि प्रत्यावर्ती धारा अनेक उपकरणों के माध्यम से गुजरती है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो दो प्रकार का जनित्र होता है। एक तो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो, और दूसरा क्या होता है? डिस्ट धारा डायनेमो। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए कि भैया प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या कहलाता है? आपसे पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या कहलाता है, तो ऐसे तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो मतलब एक ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को
प्रत्यावर्ती धारा में क्या करता है, बदल देता है, वो आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा आपने कि जब शादी विवाह होते हैं वहां पे हम जनरेटर रखते हैं, तो वो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो ही है। क्या है वो, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है। आप उसमें कोई ईंधन डालते हो, जैसे डीजल डाल दिया या पेट्रोल या फिर तेल वगैरह डाल दिया, ईंधन डाला और आप हैंडल को घुमा के स्टार्ट करते हो कि नहीं करते हो, तो पूरे घर की, पूरे टेंट की लाइटें जल जाती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। अब क्या डायरेक्ट करंट में इतनी लाइटें जल जाती, नहीं जलती ना, ठीक है ना। अब जैसे जनरेटर से कोई लाइट जल रही और यदि आप उसको छुओगे तो बराबर करंट लगता है, जितना करंट घरों की लाइट में लगता है उतना ही करंट उसमें लगता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, आप उसमें कोई ईंधन डाल रहे, ईंधन से वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करके उसको कायम बदल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा में बदल रहा है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आई, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करें, डिस्ट धारा डायनेमो। डिस्ट धारा डायनेमो क्या है, डिस्ट धारा डायनेमो एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को डिस्ट धारा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को कहाँ बदल देता है, डिस्ट धारा में बदल देता है, वो डिस्ट धारा डायनेमो कहलाता है। जैसे समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब है कि जैसे तुम्हारे जो चार्जर वगैरह होते हैं ना मोबाइल के, तो उस चार्जर में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, छोटे छोटे डायनेमो लगे रहते हैं, है ना। जैसे मान लो अपन कॉलर माइक लाओ, कॉलर माइक अपन जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बीच में एक पिंडा जैसा रहता है, उसके अंदर भी छोटा सा डायनेमो होता है। तो ये क्या करते हैं कि जब ये मतलब ये डिस्ट धारा में बदलते हैं, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को कहाँ बदलते हैं, डिस्ट धारा में बदलते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा को भी ये डिस्ट धारा में बदल देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को ही कहाँ बदल देते हैं, डिस्ट धारा में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं आपके क्या, डिस्ट धारा डायनेमो। तो डिस्ट धारा डायनेमो आपको छोटे छोटे उपकरणों में मिलेंगे, और बाकी प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो को देखना है तो आप देख सकते हो शादी विवाहों में और बैंकों में, बड़ी बड़ी जगह जहां लाइट की व्यवस्था नहीं होती है वहां पे रखे जाते हैं। समझ में आ रही, तो दोनों की परिभाषा समझ में आई। एक बार फिर से पुनः रिवाइज करें जल्दी जल्दी कि डायनेमो क्या है। डायनेमो एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यान, ठीक है ना। अब वो डायनेमो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, दूसरा होता है डिस्ट धारा डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो किसे कहते हैं, हाँ, ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या एसी जनित्र, उसको दूसरा नाम है एसी जनित्र। क्या नाम है वो दूसरा, एसी जनित्र, ठीक है ना। एसी माने अल्टरनेटिंग करंट और जनित्र माने क्या होता है, जनरेटर, ठीक है। तो उसे एसी जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। इसी प्रकार डिस्ट धारा जनित्र की बात करें तो ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को डिस्ट धारा में बदल लेता है, तो क्या कहलाता है, डिस्ट धारा डायनेमो या डीसी जनित्र। क्या कहलाता है, डीसी जनित्र। बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत है, ये चीज आपको याद कर लेना है। अब जो हम चित्र बनाए हुए हैं ये हमारा क्या है, एसी जनित्र का है। काय का चित्र, ये एसी जनित्र का है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है, ठीक है। इसके बाद डिस्ट धारा डायनेमो को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें पढ़ाएंगे सिर्फ हम प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो को, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सचित्र वर्णन कीजिए। अब क्या क्या करना है, पहला जैसे नामांकन चित्र है, तो नामांकित चित्र तो आपके सामने ये बना है, ऐसा आपको बना के आ जाना है। दूसरा कह दे उसका सिद्धांत, ठीक है ना। सिद्धांत आपको बहुत ही सिंपल है, लिख देना है। फिर पूछते हैं संरचना कैसी होती है, तो संरचना लिखना है। फिर पूछते हैं कार्यविधि कैसी होती है, तो आपको क्या लिखना है, कार्यविधि। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझ लोगे ना अच्छे से, तो हम गारंटी दे रहे हैं 100% की आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप स्वयं ही पेपर में लिख के आओगे, स्वयं, यदि आप समझ लोगे तो, ठीक है, इतना सिंपल। तो ये आपके सामने चित्र बना हुआ है। अब देखते हैं हम काय के बारे में, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। इसकी संरचना में देखिएगा, हम पहले आपको ऐसी बताएं दे रहे, फिर होता क्या है, देखो एनएस तो आपको पता है, एनएस क्या है, स्थायी चुंबक है। एनएस क्या है, एक स्थायी नाल चुंबक है। इसे हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए एबीसीडी आपको जो दिख रहा है, ये एबीसीडी क्या है, एक आयताकार कुंडली है। क्या है ये, आयताकार कुंडली है। अभी सिंपल नाम सुनते जा, फिर बता रहे।
अब S1 और S2 क्या है आपके पास, ये दो हैं सर्पी वलय, ये गोल गोल दिखे ना वृत्ताकार, ये S1 S2 क्या है, दो सर्पी वलय हैं। अच्छा, ये आपको हाईलाइट करके जो दिख रहा है ना, ये B1 और B2, ठीक है ना, ये क्या है, दो बुरुश हैं, ये क्या है, दोनों बुरुश हैं। और क्या रह गया है, ये R है ना, इस R को बोलते हैं बाह्य परिपथ या लोड प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, लोड प्रतिरोध या बाह्य परिपथ का तार, ठीक है, ये आपका हो गया। और कुछ है क्या इसमें, नहीं, ये कोई माध्यम है जिसके सहारे कुंडली अपने धुरी पर क्या कर रही है, घूम रही है, लटकी हुई है, ठीक है, इतना है इस चित्र के बारे में, और कुछ नहीं है। अब देखिए, तो इसके लिए आपको संरचना लिखना हो तो इसकी संरचना के लिए हम बात करेंगे, इसके चार भाग होते हैं। इस डायनेमो के भाग कितने होते हैं, चार, सुन लीजिएगा, इस डायनेमो के भाग कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, पहला तो होता है आपका, पहला भाग क्या होता है, क्षेत्र चंबक। पहला भाग क्या होता है, क्षेत्र चुंबक होता है। क्षेत्र चुंबक में क्या होता है, यह एक स्थायी नाल चुंबक होता है। ये NS है ना, NS, ये स्थायी नाल चुंबक है, यही काय में आता है, आपके क्षेत्र चुंबक में आता है। दूसरा भाग क्या होता है इसका, आर्मेचर। दूसरा भाग क्या होता है, आर्मेचर। ये जो ABCD आपको आयताकार कुंडली दिख रही ना, यही क्या है, इसी कुंडली को हम आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। यह क्या करती है, दोनों ध्रुव खंडों के मध्य किसी माध्यम के सहारे अपने अक्ष पर दक्षिणावर्ती दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्ती, जानते हो, ठीक है। ये स्थायी नाल चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य किसी माध्यम के सहारे, ये आपको ये दिख रहा है ना तीर, ये गोल गोल सा, मतलब ऐसा तिरछा सा, इस ये कोई माध्यम है, इसके सहारे अपने अक्ष पर क्या करती है, ये घूमती है। किस दिशा में है, हाँ, और सुनिए, हाँ, और दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। इसकी हम संरचना की बात करें तो ये नर्म लोहे के किरोड़, एक नर्म लोहे का किरोड़ होता है, उस पर, नर्म लोहे के किरोड़ पर तांबे के तार लपेट कर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, तांबे के तार लपेट कर, नर्म लोहे का जो किरोड़ होता है, ठीक है, उसके ऊपर तांबे के तार लपेट कर इस कुंडली को बनाया जाता है। ये दक्षिणावर्ती दिशा में घूमती है और किसी माध्यम के सहारे अपने अक्ष पर घूमती है और दोनों ध्रुव खंडों के मध्य होती है ना, स्थित होती है। और इसकी बात करें तो सुनिए, इसका जो कुंडली का जो घूमने वाला भाग होता है उसको कहते हैं हम रोटर। घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। तथा इसका जो स्थायी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेटर। ध्यान रखना है नाम, घूमने वाले भाग को हम रोटर कहते हैं और स्थायी भाग को क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं, ठीक है, हाँ। अब देखिए, तो ये हमारा क्षेत्र चंबक हो गया, आर्मेचर हो गया। अब नंबर 3 सा कौन सा होता है, सर्पी वलय। तीसरा क्या होता है हमारा, सर्पी वलय। तो सर्पी वलय क्या है, देखो ये आपको ये वृत्ताकार दिख रहे हैं ना, दिख रहा है वृत्ताकार, ये क्या है, S1 व S2, ये हमारे सर्पी वलय हैं। ये सजातीय होते हैं, सजातीय का मतलब समान, कैसे होते हैं, समान होते हैं ये सर्पी वलय, देखो। और ये दोनों सर्पी वलय कुंडली के दोनों सिरों से जुड़े होते हैं। जैसे कुंडली हमारी क्या है, ABCD है, तो देखो मतलब जो AB सिरा है ना इसका, तो AB सिरा देखो यहाँ से नीचे ऐसा आया और इससे क्या हो गया, ये जुड़ गया। तो मतलब जो S2 है, S2 क्या हमारा AB सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो S1 है वो कहाँ से, CD सिरे से, देखो नीचे की तरफ, ये सिरा हमारा CD यहाँ से ऐसा आया, ऐसा आया, देखो इसको नीचे बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। तो जो नीचे वाला जो S1 है वो CD सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो आपका S2 है वो इसके AB सिरे से जुड़ा हुआ है। ये कुंडली के या आर्मेचर के दोनों सिरों से जुड़े होते हैं सर्पी वलय, ठीक है। ये बने काय के होते हैं, तांबे के, काय के बने होते हैं ये सर्पी वलय, तांबे के, है ना, रिंग के समान होते हैं, ब्लैक में रिंग के समान, तांबे के तार कह दो या पत्ती कह दो, हैं, तो तांबे से बने होते हैं, रिंग के समान होते हैं सर्पी वलय, जिनका नाम है S1 S2। ये क्या करते हैं, ये कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। जैसी कुंडली घूमेगी ऐसे ही दोनों क्या घूमेंगे, जे वलय घूमेंगे। क्लियर, और कुछ है इसमें। अब चलिए, चौथा नंबर होता है हमारा बुरुश। चौथा नंबर क्या होता है, बुरुश। तो बुरुश क्या है, देखिए ये आपके B1 और B2 है ना,
ये B1 है और ये क्या है B2। जो हाईलाइट दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, बुरुश हैं। ये कार्बन की पत्ती के बने होते हैं, ध्यान रखना है। कैसे बने होते हैं, कार्बन की पत्ती के बने होते हैं। ये स्थायी होते हैं, मतलब वलय तो घूमते हैं लेकिन वलय के साथ साथ बुरुश नहीं घूमता है। वलय के साथ साथ बुरुश नहीं घूमता है। बुरुश कैसा होता है, स्थायी होता है और ये इसको टच करता रहता है, छूता रहता है। किनको, इन वलयों को। जो दोनों वलय होते हैं तो दोनों वलय को दोनों बुरुश क्या होते हैं, छूते रहते हैं, टच करते रहते हैं और स्थायी होते हैं, वो घूमते नहीं है। और इन्हीं बुरुशों से हम क्या करते हैं, एक बाह्य परिपथ जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध, जिसे हम आर यानी ऐसे क्या करें, लोड प्रतिरोध। इसका नाम क्या है, लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध क्यों है, क्योंकि ये मतलब पूरे डायनेमो में जितनी भी धारा उत्पन्न होती है उन सभी का लोड ये प्रतिरोध लेता है, ठीक है ना। उस धारा का, संपूर्ण धारा का लोड आता है यहाँ पे इस तार पे, ठीक है। इस तार पे लोड आता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे लोड प्रतिरोध कहते हैं। लोड तो आप जानते होंगे कि नहीं, लोड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, मतलब सारी धारा यहाँ पे एकत्रित होती है, इसलिए इसको लोड प्रतिरोध बोलते हैं, बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इसके चार भाग होते हैं। बताइए क्या आपको ये चार भाग समझ में आए। अगर आपने समझ लिया, आप अगर एक बार पढ़ना है आपको, मात्र एक बार से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं, इसके बाद हम चलेंगे अपनी कार्यविधि पे। कार्यविधि क्या है, है? हाँ है, हाँ, सब में रहते, हाँ रहता है, रहता है, सब में रहता। कोई भी उपकरण हो विद्युत के, सब में डीसी जनरेटर रहता है। एसी जनरेटर तो बस, एसी जनरेटर तो बहुत बड़ा होता है, एसी जनरेटर बहुत बड़ा होता है। वो तो मतलब हमने बोलेंगे कोई फंक्शन वगैरह हो तो वहां पे रखते। डीसी जनरेटर को तो छोटा बनाया गया अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। हाँ, हाँ, जो चार्जर में है, मतलब एसी करंट आता है चार्जर में, और वो डीसी में चेंजेस होता है। वरना अगर तुम पिन पकड़ के लगा रहे तो करंट नहीं लग जाता, पिन से करंट नहीं लगता है। लेकिन वो कहाँ, बैटरी में एकत्रित होता है पूरा करंट, है ना। बैटरी में कैपेसिटर लगा रहता है वहां पे, उसमें कैपेसिटर भी होता, वो कैपेसिटर, हाँ है, हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो इधर, चलिए हम फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। एक होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर, तीसरा होता है सर्पी वलय, चौथा होता है क्या, बुरश, ठीक है। अगर हम क्षेत्र चुंबक की बात करें तो क्षेत्र चुंबक में क्या आएगा कि इसमें एक NS, एक स्थायी नाल चुंबक होता है, ठीक है, या इसे हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आर्मेचर, तो इसमें क्या होता है, ABCD एक आयताकार कुंडली होती है जो नर्म लोहे के किरोड़ पर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। और यह कुंडली दोनों ध्रुव खंडों के मध्य किसी माध्यम की सहायता या किसी माध्यम से अपने अक्ष पर क्या कहती, दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, ठीक है। किसी माध्यम के सहारे अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, दोनों ध्रुव खंडों के मध्य। इतना आपको बता देना है। अगला आता है हमारा सर्पी वलय। इसमें S1 और S2 क्या होते हैं, दो सर्पी वलय होते हैं जो तांबे के तार या तांबे की पत्तियों से बने होते हैं। ये आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। ब्रुश की बात करें तो इस सॉरी, ये जो है क्या बोलते हैं इसे, आर्मेचर। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये वलय हैं, ये कैसे होते हैं, सजातीय होते हैं। सजातीय मतलब आकार में कैसे होती हैं, समान, आकार में कैसे होते हैं, समान होते हैं, सजातीय होते हैं। ब्रुश की बात करें तो इसमें B1 व B2 क्या होता है, दो ब्रुश होते हैं जो कार्बन की पत्तियों के बने रहते हैं और स्थायी रहते हैं। मतलब स्थायी का मतलब ये कि ये स्थिर रहते हैं, ये इसके साथ नहीं घूमते, वलय के साथ नहीं घूमते। ब्रुश स्थायी रहते हैं और क्या करते हैं, वो वलय को टच करते रहते हैं या वलय को छूते रहते हैं। किसको, सर्पी वलय को, सर्पी वलय को छूते रहते हैं। और इन ब्रुशों से एक बाह्य प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध या बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आर जुड़ा होता है या लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इतना जी हमारा हो गया। बस इतना ही आपको संरचना में लिखना है और ज्यादा आपको नहीं लिखना। किताब में तो ऐसा बहुत बड़ा होगा, लेकिन जितना इंपोर्टेंट उतना हमने बता दिया, इतना आपको लिख लेना है। क्लियर, आप एक बार समझ लीजिए फिर अपने मन से लिख लीजिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हम लिखवाएं। और यदि मान लो आपको नहीं आता है समझ में तो आप केवल देख लें हमारे वीडियो बस, और देखने के बाद आप समझने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर लें 95893855
10, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इस नंबर पे, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, चाहे आप हमसे कॉल कर लें, क्लियर। तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब क्योंकि बोर्ड पे लिखना इतना संभव नहीं है, ठीक है, इतना बोर्ड पे हम नहीं लिख सकते हैं, तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखे लिखाए नोट्स पीडीएफ आपको हर चैप्टर के अलग अलग पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं हम इसके काय की बात करें, हम करेंगे अब इसके कार्य विधि की बात कि ये कार्य कैसे करता है डायनेमो, ठीक है। इसको देखना है कि ये कार्य कैसे करता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कार्य, हाँ सुनो, देखिए इसमें होता क्या है कि जो आपका आर्मेचर एबीसीडी है, क्या है जे आर्मेचर एबीसीडी है, इसको दोनों ध्रुव खंडों के मध्य, किसके मध्य, दोनों ध्रुव खंडों के मध्य जब दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, कैसा घुमाना, हमें दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। अब कैसे बताएं आपको घुमा के, कुछ दो पतला सा रजिस्टर दे दो, ये तो बहुत मोटा है, थोड़ा और पतला दो, सही है। देखो जैसे मान लो घुमाया, कैसे हम घुमाना आपको बता रहे हैं, देखो कि ये आपका क्या है, ये जैसे आपकी कुंडली है, क्या है ये कुंडली, ऐसा ही है ना, आयताकार कुंडली ऐसी रखी। अब ये क्या करेगा, ये ऐसा घूमेगा, देखो ऐसा ऐसा घूमेगा, दक्षिणावर्त दिशा में ऐसा घूमेगा। तो जो इस साइड वाला भाग है वो अंदर चलाया जाएगा, और जो इस साइड वाला भाग है वो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब देखो, जब कुंडली ऐसी होती है ना, ऐसी सीधी रखी रहती है, तब तो विद्युत बल रेखा वहां से निकलती है, मतलब दोनों साइड चुंबक है का नहीं, तो चुंबक के एन ध्रुव से क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो आपको पता है एनसीएस की ओर जाती है, बाहर में कहा जाती है, एन से एस की ओर जाती है, और अंदर में क्या आ जाती है, एस से एन की ओर, ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो एन ध्रुव से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इस कुंडली को स्पर्श करती हुई चली जाएंगी, मतलब बाहर से टच करती हुई चली जाएंगी, मतलब इसको पार नहीं करेंगी, इसको इसका भेदन नहीं करेंगी, ठीक है ना। और जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही ऐसा घुमाओगे तो विद्युत बल रेखाएं थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे, उसको भेदन करने, टच करने लगेंगी। फिर आप ऐसा घुमाओगे, आप घूमते चले जाओगे, घुमाते चले जाओगे, और जब आपका ऐसी हो जाएगी कुंडली, कुंडली कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से, जब ऐसी कुंडली हो जाएगी तो विद्युत बल रेखा सीधी इसको भेदन करती, इसको छेदती हुई क्या निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, है ना। इसको भेदती हुई बाहर निकलती जाएंगी, मतलब इसको इसके अंदर से लंबत जाती है ना विद्युत बल रेखाएं, कैसे जाती हैं, लंबत, तो लंबत जाएंगी, इसके अंदर हो तो जाएंगी, जाएंगे ना। तो इसमें छेद करती हुई, मतलब इसके अंदर हो, अब चूंकि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक है तो वो छेद आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। वो छेद आपको जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो वो कोई ऐसा थोड़ी कोई ठोस वगैरह है कि वो तुम्हें छेद दिख जाएगा उसका, मतलब एक हम कल्पना करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इसको भेदती हुई क्या होगी, निकलेंगी, और जैसे इसको भेदती हुई निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, तो इसमें क्या होगी, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कुंडली आपको समझ में आ गई कैसा घूमती है, एक बार फिर से देखो, ऐसी कुंडली रखी है, जब ऐसी रखी रहेगी तो विद्युत बल रेखा इसके ऊपर हो निकल जाएगी, इसको स्पर्श करती हुई या टच करती हुई, और जैसे ही आप कुंडली को ऐसा घुमाओगे दक्षिणावर्त, ऐसी घूमेगी दक्षिणावर्त, तो इसको इसका भेदन करती हुई अंदर से चली जाएगी, अंदर से मतलब इसके बीच में हो, ऐसी ऐसी इसका भेदन करती हुई क्या हो जाएगी, इस साइड एनसीएस की ओर चली जाएगी। तब इसमें क्या होगा, उस क्षण इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है ना। और वो कौन सी धारा होगी बेटा, कौन सी होगी, प्रेरित धारा, कौन सी होगी, प्रेरित धारा। आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कौन सी धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा, किसके नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। बताइए क्या ये बात समझ में आई। तो देखिए जब तक विद्युत बल रेखाएं, सॉरी हम चुंबकीय बल रेखाएं हैं, सॉरी हम जब से विद्युत बल रेखाएं बोल रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, जब तक चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली को स्पर्श करती हुई निकलेंगी तब तक तो उसमें कुछ नहीं होगा, और जैसे ही हमारी कुंडली ऐसी घूमेगी और उसको भेदती हुई, लंबवत भेदती हुई जैसे ही पार निकलेगी भेदन करती हुई, तो क्या होगा, उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसको प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब इस धारा की दिशा आपको बतानी है,
ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम अर्धचक्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम अर्धचक्र। इसमें 2 अर्धचक्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 अर्धचक्र होते हैं। पहला जो चित्र बना है वो प्रथम अर्धचक्र है और दूसरा जो चित्र बना है वो क्या है? द्वितीय अर्धचक्र है। क्लियर? तो हम प्रथम अर्धचक्र की बात कर रहे हैं। तो इसकी दिशा कहाँ होगी? अब आपको क्या देखना है? इसकी दिशा देखना है। तो इसकी दिशा देखने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। काय का नियम यूज करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो, ऐसा फैलाएं। क्लियर? फिर वो क्या बोलते हैं कि अगर आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करती है तथा जो अंगूठा होता है वो चालक की गति की ओर इशारा करता है, तो जो आपका मध्यमा होगा वो उसमें प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा, की ओर इशारा करेगा। तो अब बताइए, अब जैसे मान लो ये आपका चित्र है, ठीक है, अब इसमें कैसे लगाएं हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? बताइए कैसे लगाएंगे? हैं? देखो, आपको ये तो पता होगा, क्या पता है कि विद्युत की प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? जब आपकी कुंडली ऐसी हो जाए। कैसी हो जाए? ऐसी हो जाए। तो गति वाला कौन सिरा? ये वाला गति कर रहा, तो ये सिरा बाहर आ गया, तो अंगूठा हमारा यहाँ आना चाहिए, तर्जनी हमारी इस साइड या उस साइड आना चाहिए जहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही। फिर तो ऐसे आपको फैलाना है। तो देखिएगा हम कैसे रखेंगे इसको। देखिएगा, इसको रखेंगे हम ऐसा। कैसे? ऐसा लगाएंगे। ऐसा देखो, अंगूठा हमारा जी आ गया ना, ये आ गया अंगूठा, यहीं पे आ गया था ये भी सिरा, कुंडली का सिरा घूम के यहाँ आया थे कि नहीं? तो अंगूठा बाहर की ओर है और विद्युत बल रेखा ऐसी निकल रही थी एन से एस की ओर, तो उंगली भी कहाँ है हमारी? एन से एस की ओर। तो मध्यमा कहाँ है? ऊपर है, यानी ए बी की तरफ, ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, मतलब इस प्रकार से क्या होगी? उसकी प्रेरित धारा की दिशा होगी। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखो, ऐसा रखना है आपको हाथ, ऐसा ऐसा रखना है, ऐसा घुमा के। देखो हमारा सिरा, चालक की गति की दिशा कहाँ है? यही थी ना, ऐसा घूम रहा था, तो ऐसा आ गया। तो देखो ये हमारा अंगूठा हो गया, विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर। तो देखो तर्जनी किसको इशारा कर रही? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। और जो हमारा मध्यमा है वो कहाँ है? ऊपर की तरफ है, यानी धारा की दिशा भी ए बी सी डी की ओर होगी। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? हमारा दिशा हो गई। अब देखिएगा, तो धारा कैसे बहेगी? कुंडली में, कुंडली में ए बी सी डी की ओर। फिर अब कहाँ देखना है हमें? नीचे ब्रुश में, ब्रुशों में कहाँ से बहेगी? तो देखो, अब धारा ऐसी आएगी यहाँ से वापस, फिर ऐसी ऐसी आएगी, धीरे धीरे ऐसी और ऐसी आ जाएगी। तो बताइए यहाँ कौन सा ब्रुश लगा हुआ है? आपका B1। तो ऐसी ऐसी आएगी घूम के, ऐसी लोड में हो, ऐसी जाएगी और ऐसी कहाँ चली जाएगी? B2 ब्रश की तरफ। कहाँ चली जाएगी? B2 ब्रश की तरफ, और फिर ऐसी वापस आएगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर जाऊँ कहता हूँ ऐसे ऐसे प्रत्यावर्ती क्या करती है? ऐसे ऐसे प्रेरित धारा चलती रहती है, धारा की दिशा ऐसे। तो मतलब जो कुंडली आर्मेचर है, आर्मेचर में ABCD की ओर हो जाएगी, और जो आपके ब्रश हैं, ब्रश में B1 से B2 की ओर हो जाएगी। ब्रश यानी लोड में, लोड में ये लोड है ना, इसमें B1 से B2 की ओर हो जाएगी। बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये है इसकी कार्य विधि। अब जस्ट इसका एक अर्धचक्र हो गया। अब दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है? देखो, दूसरे अर्धचक्र में ये होता है कि जैसे मान लो कि आपका ऐसा रखा जी, ये ऐसा रखा, ठीक है। अब ये है आपका ए बी सिरा और ये क्या है? आपका सी डी सिरा। देख रहा, इस साइड वाला ए बी, इस साइड वाला सी डी है। अब ए बी तुम्हारा कुंडली ऐसी घूमी, ऐसी घूमी और ऐसी घूम के ऐसी पलट गई, पलट गई। तो अब बताइए ए बी सिरा कहाँ आ गया? इस साइड, और सी डी कहाँ पहुंच गया? उस साइड। तो दूसरे चित्र को भी हमने देखो यहाँ बनाया है। देखो यही होगा, ए बी सिरा वहां था तो कहाँ गया? यहाँ पे आ गया, और सी डी जो यहाँ था वो कहाँ पहुंच गया? वहां पहुंच गया। और धारा इसी प्रकार बहेगी। किसका? बच्चा समझदार है, मिट गया उस साइड को, ए ये वाला भी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा? अब ये द्वितीय अर्धचक्र यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, अब आ गया। तो अब ऐसा ये सीडी सिरा यहाँ आ गया घूम के, तो एक अर्धचक्र में हो गया। अब ये सीडी फिर यहाँ को आएगा, फिर से ये ऐसा घूमेगा,
सो अब की बार ए भी वहां पहुंचेगा और दूसरे आयत चक्र में सी डी कहाँ आएगा, फिर इधर आएगा। मतलब पहले आयत चक्र में पलट गया है, पहले आयत चक्र में ए बी इधर था, सी डी इधर था, तो ए बी वहां पहुंच गया और सी डी ए बी के स्थान पे आ गया। अब फिर पुनः घूमेगी कुंडली इसी प्रकार से, ठीक है ना। जैसे ये ना, ये हमारा सी डी है, तो ये फिर ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, तो देखो फिर ये भी अंदर को जा रहा है और ये कहाँ आ गया, बाहर की तरफ। फिर विद्युत बल रेखा कैसी, लंबवत ऐसी, इसकी भेदन करती हुई जाएंगी कुंडली को, फिर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, फिर से क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और फिर उसकी दिशा किससे ज्ञात करना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दिशा ज्ञात करेंगे, तो वही है आपका, उसी से आपको दिशा ज्ञात करनी है। तो पहले देखो ए बी में आपकी ऊपर जा रही थी, तो सी डी में भी आपकी कहाँ है, ऊपर की ओर। सिरा पलटा, दिशा तो नहीं बदली, मतलब जो इसका कुंडली का सिरा है वो चेंज हो गया, दिशा तो चेंज हुई नहीं, प्रत्यावर्ती धारा तो वैसी बहेगी और उनका नियम तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो वैसे ही लगेगा। लेकिन अब जे देखो ना, जे पलट गया तो हम धारा की दिशा क्या कहेंगे, डी सी बी ए, ठीक है ना। द्वितीय चक्र में दिशा कैसी होगी धारा की, डी सी बी ए की तरफ। और हम लोड की बात करें, लोड धारा, लोड की दिशा क्या होगी, तो देखो मतलब डी से सी, सी से बी, बी से ए से फिर यहाँ आएगी, फिर ऐसी ऐसी आएगी, फिर यहाँ तक आ गई। अब देखो यहाँ से कुछ जुड़ा नहीं है, तो ऐसी वापस जाएगी, फिर ऐसी ऐसी बुरस में होकर जाएगी, फिर ऐसी आएगी वापस। तो कहाँ से आ रही, B2 से B1 की ओर, कहाँ आ रही, B2 से B1 की ओर। तो जो लोड में दिशा है वो B2 से कहाँ होगी, B1 की ओर होगी। बस इतना ही अंतर है, प्रथम आयत चक्र में B1 से B2 की ओर होती है और द्वितीय आयत चक्र में B2 से B1 की ओर होती है, और सेम प्रोसेस कुंडली में वैसी, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी कार्यविधि कंप्लीट। तो ऐसे आपको समझ लेना है और कार्यविधि आपको लिख देना है। समझ में आ रही, एक बार हम बोल के बता दें का, देखो तो क्या लिखो, अभी तुमने समझाया है, अब आप इसको लिखोगे कैसा, ठीक है ना, कि जब वो आर्मेचर को दोनों मतलब विद्युत चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य किसी माध्यम के सहारे अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किससे बद्ध, कुंडली से। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम आयत चक्र, जिसकी दिशा प्रथम आयत चक्र में ए बी सी डी की ओर होती है, तथा लोड में कहां से या बाह्य परिपथ में कहां से, B1 से B2 की ओर होती है। इसी प्रकार द्वितीय आयत चक्र में धारा की दिशा DC BA की ओर तथा बाह्य परिपथ में B2 से B1 की ओर होती है। बस इतनी सी तो आपको कार्यविधि लिखना है, खत्म। ऐसे कार्य करता है जी, समझ में आ गई। अच्छा, हम एक चीज और भूल गए, इसकी सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत में आप लिख सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं लिखना, सिंपल सा सिद्धांत, बेटा यह जो उपकरण होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसा करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो फैराडे का नियम लग रहा है कि नहीं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगा, कुंडली घूमी, विद्युत बल रेखाओं ने उसके लंबवत गुजरी, कुंडली से लंबवत गुजरी, तो उसमें क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई कि नहीं, प्रेरित धारा क्या हुई, उत्पन्न हुई। तो ये कौन सा सिद्धांत लग रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ठीक है। तो आपको लिखना है कि यह उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गई। तो हमें आई होप कि आपको हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा प्रकार है डीसी डायनेमो, है ना, डीसी जनरेटर बोलते हैं या डिस्ट धारा डायनेमो बोलते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।